एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का अगेन आज मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन में। तो जैसे कि इस वीक मैंने आप सबसे बोला था लास्ट क्लास में भी कि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सारे स्टूडेंट्स को करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आज हमारी क्लास है। आज हम अगेन मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्टार्ट करने से पहले आप सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेशन में मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन ही रखे हैं। 4 ऑप्शंस रखने से आप लोगों को ये बताना है कि बैंकिंग अवेयरनेस में या बैंक के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए तो 5 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, यूपीएससी, सब में सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं। तो क्योंकि 4 ऑप्शन ज्यादातर एग्जाम में होते हैं, इसीलिए मैंने 4 ऑप्शंस के साथ ही आपको प्रैक्टिस सेशन करवाया है। ठीक है, बैंक वाले बच्चे आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि आपके जो ऑप्शंस आएंगे वो कितने होते हैं, वो पूरे 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इन द ईयर 1980 में सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स टुक प्लेस। भाई अगर हम बात करते हैं 1980 में सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आपको इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, 6 more banks were nationalized with deposit over 200 करोड़। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया है लगभग 91% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। थर्ड, नेशनलाइजेशन के बाद ह्यूज जंप देखा गया डिपॉजिट्स और एडवांसेस में विद द बैंक। आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। हाँ जी भाई, स्टूडेंट प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। तो बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद आप सबको मैंने बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ाया हुआ था। मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया और उस समय नेशनलाइजेशन किया गया था 14 यानी 14 बड़े बैंकों का, जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ यानी 50 करोड़ से ज्यादा का था। ठीक है, दूसरी बार जब नेशनलाइजेशन किया गया तो अब नेशनलाइजेशन 200 करोड़ से ज्यादा का टोटल डिपॉजिट वाले बैंकों का किया गया था और उस समय 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो इसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट, यानी 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसमें टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा का मांगा गया। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया लगभग 91% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। पहले 14 बैंक हो चुके थे, दोबारा 6 बैंक और कर दिए, कुल मिला के उस समय के 20 बड़े बैंकों में कब्जा कर लिया सरकार ने अपना। तो जाहिर सी बात है बैंकों में ज्यादा कंट्रोल किसका आ गया, सरकार का। उस समय 91% अप्रोक्सीमेटली ऐसा शेयर था बैंकों का जिसमें होल्डिंग सरकार की हो गई थी, प्राइवेट बैंक्स काफी कम हो गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, नेशनलाइजेशन के बाद ह्यूज जंप हुआ डिपॉजिट और एडवांसेस में विद द बैंक, बिल्कुल सही। क्योंकि जब नेशनलाइजेशन किया गया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश हुआ। अब वित्तीय समावेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से कनेक्ट किया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर
क्या हुआ, डिपॉजिट और एडवांसेस पर भी जंप आया। तो सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी जितने स्टूडेंट्स ने डी यहां पर आंसर दिया है, सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। करेक्ट, डन है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट, second phase of nationalization of banks took place in 1980 1980 during the prime ministerial tenure of Indira Gandhi। आपको बताना है इसमें से कौन सा बैंक इस पीरियड में नेशनलाइज्ड हुआ था। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक। चलो बताओ। 1980 में 6 बैंकों का, मैंने आपको बताया 6 banks were nationalized 1980। डिपॉजिट कितना मांगा गया था, 200 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट मांगा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उस समय नेशनलाइज्ड हुआ था, कौन सा बैंक उस समय नेशनलाइज्ड हुआ था। चलिए बताइए। हाँ जी, 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो कौन सा बैंक उस समय इसके या इस पीरियड के दौरान नेशनलाइज हुआ था। और 6 बैंक कौन कौन से थे। एक तो था आंध्रा बैंक, एक था आंध्रा बैंक, एक था कॉरपोरेशन बैंक, एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, एक था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक था पंजाब एंड सिंध बैंक और एक था विजया बैंक। तो अगर हम देखेंगे तो विजया बैंक यहां पर लिखा है, ये 1980 में नेशनलाइज्ड किया गया था। 6 बैंक्स वर विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक। और इन 6 बैंक का टोटल डिपॉजिट कितने से ज्यादा था। इन 6 बैंक का टोटल डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा, सॉरी 200 करोड़ से ज्यादा का था। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई वॉज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच कमीशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। जो आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था वो आखिरकार इसमें से कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। वी हैव 4 ऑप्शन, गोरवाला कमीशन, बंगाल कमीशन, जॉन हिल्टन यंग कमीशन या फिर जॉर्ज यंग कमीशन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो सारे के सारे स्टूडेंट। हाँ जी, ओके। आरबीआई 1926 कौन सा ईयर था। 1926, 1926 में कमीशन का नाम क्या था। जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, उसके द्वारा आरबीआई को बनाने का रिकमेंडेशन दिया गया था। सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को थ्योरी सेशन में करवा रखा है। तो यानी आपको बताना है आरबीआई को सबसे पहली बार कौन से कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो इट वाज सी, यानी जॉन हिल्टन यंग कमीशन। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट ने यहां पर सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दिया है। क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन देन इट शुड। अगर सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तब उसे क्या करना चाहिए। वी हैव 4 ऑप्शन, रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, रेपो रेट को घटाना चाहिए, रेपो रेट को रिमेन यानी एज इट इज रिमेन करना चाहिए या फिर नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है भाई, बता सकते हो। गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो महंगाई है, महंगाई क्यों है, रिवर्स में चलते हैं, महंगाई है, महंगाई क्यों है, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी जेबों में पैसा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली।
भाई पैसों कीमतें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा कब होती है? जब जेब में पैसा ज्यादा होता है। अच्छा, जेब में पैसा ज्यादा है, प्रॉब्लम यहाँ है। और जेब में पैसा कम करोगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना? यस और नो? तो यहाँ पर मकसद है हमें लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई को कम करना। अच्छा, मनी सप्लाई को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना होता है या घटाना होता है? तो सिंपल होता है, रेपो रेट यानी वो रेट जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देने का काम करेगा, ठीक है? रेपो रेट बढ़ाया यानी आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन दे रहा है। अच्छा, अगर आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना क्या कर देंगे? कम। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना ही कम कर देंगे, तो ये अपने कस्टमर्स को लोन कम देंगे। कस्टमर्स को लोन कम देंगे तो कस्टमर बाजार में खर्चा कम करेगा। अच्छा, कस्टमर अगर बाजार में खर्चा ही कम कर रहा है, तो बाजार की लिक्विडिटी यानी तरलता अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी देर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेपो रेट एंड लिक्विडिटी। तो रेपो रेट बढ़ा, बाजार की लिक्विडिटी घटी, लिक्विडिटी घटी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन भी घट जाएगा, यानी कंट्रोल हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ओके है, डन है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? कैश रिजर्व रेशियो वो मिनिमम अमाउंट है जो कि मेंटेन होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा विद अ सेंट्रल बैंक इन एनी फॉर्म। दूसरा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट इन रिटर्न। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इजी क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर पढ़ा रखा है, स्टेटमेंट्स बता रखी है, आपको सिंपल करेक्ट आंसर देना है। हाँ जी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन एवरीवन। हाँ जी बच्चा, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज आंसर द क्वेश्चन। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो यानी वो मिनिमम रिजर्व, हर बैंक के ऊपर ये एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसे अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई को देना है, एंड वो कैश के फॉर्म में होना कंपल्शन है। बताया था ना? तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो इतना तक तो सही है, यानी वो मिनिमम अमाउंट जो कि मेंटेन होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के साथ। क्या इन एनी फॉर्म? तो नहीं, एनी फॉर्म नहीं। सिर्फ किस फॉर्म पे होता है? सिर्फ गोल्ड, सॉरी सिर्फ गोल्ड कह रही हूं, कैश के फॉर्म पे मेंटेन होना जरूरी होता है। किस फॉर्म में मेंटेन होना जरूरी होता है? कैश के फॉर्म में मेंटेन होना जरूरी होता है, ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके, तो ये किसके फॉर्म में मेंटेन होना जरूरी होता है बेटा? ये होता है किसके फॉर्म पे? ये सिर्फ कैश के फॉर्म पे मेंटेन होना जरूरी होता है, ठीक है? डन है? ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट इन रिटर्न। कैश रिजर्व रेशियो के बदले में क्या इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है? तो मैंने बताया था नहीं, कैश रिजर्व रेशियो के बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंकों के कस्टमर को ये सिक्योरिटी मिलती है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। समझाया था ना? तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। यानी करेक्ट कौन सी है? नाइदर वन नॉट टू, यानी इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। क्लियर? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडक्वार्टर कहां पर है आरबीआई का? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आखिरकार हेडक्वार्टर कहां पर होता है? पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा लखनऊ और चौथा मुंबई। बहुत इजी क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई?
इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो आसानी से क्वेश्चन करेक्ट आंसर दे सकते हो। आरबीआई का हेडक्वार्टर, अर्लियर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता में। बाद में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट हो गया? मुंबई में। यानी करेक्ट आंसर क्या है? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो आपसे इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, variation in cash reserve ratio and open market operation are instrument of। इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में आईपीएस ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर कैश रिजर्व रेशियो में बदलाव हो रहा है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में बदलाव हो रहा है, तो आखिरकार ये इसमें से किसका इंस्ट्रूमेंट है? वी हैव फोर ऑप्शन, बजटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट। हाँ जी प्लीज आंसर दी क्वेश्चन एवरीवन। भाई मुझे सारे स्टूडेंट के आंसर चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो में बदलाव हो रहा है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में बदलाव हो रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसीज का। अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Who is responsible for formulating monetary policy? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए आखिरकार रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इस नेशनलाइजेशन इज नोन एज। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब राष्ट्रीयकरण हो गया था, तो वो आखिरकार इसके किस नाम से जाना जाता है? वी हैव फोर ऑप्शन, आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, बहुत आसान है, आंसर दे सकते हो प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट, अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आए हैं। हाँ जी स्टूडेंट, भाई सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दो, सारे के सारे बच्चे। Imperial Bank of India after its nationalization known as Imperial Bank of India, अपने नेशनलाइजेशन के बाद आखिरकार इसमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑब्वियसली एसबीआई। मैंने आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन इट इज नोन एज एसबीआई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, मर्जर हुआ था 1921 में। डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनल रूरल बैंक्स आखिरकार किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाए गए? नरसिम्हा कमिटी, शिव रमन कमिटी, रघुराम राजन कमिटी या फिर नन ऑफ द अबव। रीजनल रूरल बैंक का रिकमेंडेशन आखिरकार इसमें से किस कमिटी ने दिया था? इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो, करेक्ट आंसर दो जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट हैं प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस। ओके तो रीजनल रूरल बैंक, सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 में बनाया गया विद द नेम क्या था? प्राथमा या प्रथम ग्रामीण बैंक। नेम क्या था? प्रथम ग्रामीण बैंक। कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया? नरसिम्हा कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया। शिव रमन कमिटी के रिकमेंडेशन पर एक फेमस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जिसे हमने कहा था नाबार्ड। क्लियर है? डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो ध्यान से दो स्टेटमेंट पढ़ो, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखो आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो, मैंने हट दिया है। एक बार आप सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ो और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो। ओके पहला, शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया are those banks which have been included in the third schedule of RBI Act 1934. दूसरा, bank whose minimum paid up capital and reserve amount is up to 5 lakh. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी भाई स्टूडेंट,
शेड्यूल्ड बैंक बताया था ना आप सबको। शेड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं, वो कौन से शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहां लिखा है शेड्यूल्ड बैंक जो है वो थर्ड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं। क्या शेड्यूल्ड बैंक थर्ड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं? नो, शेड्यूल्ड बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? नो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, बैंक whose minimum paid up capital and reserve amount is up to 5 lakh। बैंक जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व अमाउंट कितना है? 5 लाख है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है थर्ड शेड्यूल, एक्चुअली इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर? डन? कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। रेपो रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। If we increase repo rate, then liquidity also increases. Find out the correct statement. First and third only, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली सेकेंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने इतना डिटेल में आप सारे स्टूडेंट्स को करवा दिया है ना कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस का एटलीस्ट आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। हाँ जी भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ जी भाई, सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दो, सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, पहला, repo rate is the rate at which RBI lends long term loan to commercial bank। long term और short term? obviously short term। तो first statement is wrong क्योंकि यहां लिखा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म नहीं होता बेटा, शॉर्ट टर्म लोन। रेपो रेट में हमेशा शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, रेपो रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। यस, रेपो रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड स्टेटमेंट, रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। नो, अभी जस्ट मैंने आपको एक स्टेटमेंट में बताया कि देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेपो रेट एंड लिक्विडिटी। रेपो रेट बढ़ा, लिक्विडिटी क्या हो गई? घट गई। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ओनली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। डन? कूल है बेटा, इजी था। कूल। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। इसमें से क्या चीज हेल्पफुल नहीं होती मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? फ्री मार्केट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, या फिर चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। हाँ जी, चलो आंसर दो। इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो। इसमें से क्या चीज हेल्पफुल नहीं होती मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए? मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, या फिर यहां पर जो लिखा है बैंक रेट। ये तो तीनों हमारे लिए क्या है? एमपी मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बनाई इसलिए जाती है ताकि मनी सप्लाई को मैनेज कर सके। फ्री मार्केट पॉलिसी क्या होता है? वो पॉलिसी जहां पर चीजों की कीमतें फ्रीली मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फंक्शन बेस्ड हो, दैट इज नोन एज फ्री मार्केट पॉलिसी, है ना। तो फ्री मार्केट पॉलिसी इज एक्चुअली नॉट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द मनी सप्लाई। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए। जितने स्टूडेंट ने यहां पर ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पढ़ाए थे, याद करो। मैंने आप सबको हिस्ट्री ऑफ बैंक पढ़ाए थे ना, तो आपको बताना है द वेरी फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया। हाँ जी,
द वेरी फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला यूरोपियन बैंक आखिरकार कौन सा है? प्रेसिडेंसी बैंक, अवध बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर नन ऑफ द अबव? चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है? जो भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर देगा, मैं सारे के सारे स्टूडेंट का कमेंट लाइक करूंगी या फिर रिप्लाई करूंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा एमपी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया, द वेरी फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया, और किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था ये भी बताना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से देना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम कमिटी जिसने रिकमेंड किया द नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। वो कौन सी कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन? किस ईयर में? 1955 में। गडगिल कमिटी, गोरवाला कमिटी, आईजी पटेल कमिटी या फिर महालोबनेस कमिटी? बहुत इजी क्वेश्चन, बता सकते हो भाई? हाँ जी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन इट इज नोन एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पर हुआ? गोरवाला कमिटी। यस, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने यहां पर बी आंसर दिया है, परफेक्ट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स पढ़ाया था, आपको बताना है कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड स्पॉन्सर बैंक विद द रेशियो ऑफ 50, 15 एंड 35, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ। आरआरबी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट। सॉरी, हाँ जी भाई, आंसर दी क्वेश्चन प्लीज। तो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट? 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, और स्पॉन्सर बैंक कितना? 35%। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी। जितने स्टूडेंट ने यहां पर सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है? डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस रेफर टू, मैंने आपको बताया था ना, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीआई। इन केस अगर आपने अभी तक फंक्शंस ऑफ आरबीआई का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। द टर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये आखिरकार इसमें से किसको या क्या मतलब है? पहला, एडवांस जो कि अलाउड होता है डीआर स्कीम के अंदर कमर्शियल बैंक के द्वारा, एडवांस जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा 20 पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर अलाउड है, टेम्परेरी एडवांसेस जो कि सरकार को दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा ताकि उनके एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का गैप जो है भर सके, या फिर ऑल ऑफ द अबव? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो, इतना इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को आसान करके बताया है। चलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो सारे के सारे स्टूडेंट। हाँ जी गाइस, अभी तक मेरे पास किसी के आंसर नहीं आए हैं। वेज एंड मींस एडवांसेस, तो वेज एंड मींस एडवांसेस वो टेम्परेरी टाइप का लोन कह सकते हो जो कि आरबीआई के द्वारा सरकार को दिया जाता है ताकि उनके जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में गैप है उसे हम भर सके। यानी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, ठीक है? कूल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट शब्द का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि चार्ज होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा एडवांसेस के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक डिस्काउंट टू बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्लाइंट से चार्ज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक के द्वारा डिपॉजिट्स पर अलाउ होता है, या फिर वो स्टैंडर्ड रेट जिसमें आरबीआई जो है वो बाय और रीडिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत इजी क्वेश्चन है। बैंक रेट
बैंक रेट मैंने आपको बताया था, वो रेट जिसमें व्हाट इज बैंक रेट, जल्दी से बताओ सारे के सारे स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ठीक है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सारे आरबीआई के द्वारा, सॉरी रिवर्स रेपो रेट हटा दो तो आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को जब लोन की लेंडिंग करता है, यानी सबसे पहले इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, ये कोई भी कमर्शियल बैंक का नहीं है, ये आरबीआई का है। आरबीआई जब बाय या री डिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर इसे हम लोन भी कह सकते हैं, दैट इज नोन एज बैंक रेट। यानी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में मैंने बैंक रेट भी समझा रखा है, ठीक है, ओके। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, नाबार्ड की स्थापना नरसिम्हा कमिटी के रिकमेंडेशन पर हुई। दूसरा, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक की स्थापना शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई। बताओ उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो, और अब भी नहीं दे पा रहे हो तो क्या ही बताऊं मैं। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो सारे के सारे स्टूडेंट। ओके, सिंपल है। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में इट वाज एस्टैब्लिश अंडर रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमिटी। क्या नरसिम्हा कमिटी है? नहीं। आरआरबी शिवरमन कमिटी में नहीं, 1975 में बना था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? नरसिम्हा कमिटी। तो ये इंटरचेंज करके लिखा गया है, नाबार्ड, शिवरमन, नरसिम्हा, आरआरबी। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? नाइदर वन नॉर टू, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर? ओके, 19th क्वेश्चन, बैंकर्स ऑफ द बैंकर्स, बैंकों का बैंक आखिरकार कौन सा कहलाता है? पीएससी, आरबीआई, एसबीआई या फिर आरआरबी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलो भाई। बैंकर्स ऑफ द बैंक, तो बैंकर ऑफ द बैंक कौन कहलाता है? ऑब्वियसली इट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? सारे आरआरबीज को रेगुलेट करने का काम इंडिया में कौन करता है? हु रेगुलेट्स द रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया? रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इट इज आरबीआई, इट इज नाबार्ड, इट इज एसबीआई या फिर इट इज सिडबी? चलो बताओ, बहुत इजी है भाई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन आखिरकार कौन करता है? नाबार्ड करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 1982, हेडक्वार्टर मुंबई, स्टैब्लिश अंडर शिवरमन कमिटी। सिडबी, चलो कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर देना, सिडबी का फुल फॉर्म और सिडबी का हेडक्वार्टर, ये दोनों भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है, ओके, डन है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ये थी आज की आप सबकी क्लास मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।